Hello everyone, welcome back to Devradi Pathshala. So guys, today topic of discussion is कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कार्डियक साइकिल. ठीक है, ये इसका पार्ट 6 है. और जैसे कि आप सभी को पता है कि काफ़ी टाइम से मैं वीडियो बना नहीं पाई और ये आपके एग्ज़ाम से पहले तक का मैंने जितने भी पार्ट 5 है वो मैंने करवा लिए हैं. अगर किसी स्टूडेंट्स ने नहीं देखे हैं तो वो पहले देख लेना. ठीक है, जहाँ पे मैंने हार्ट के बारे में आपको कंप्लीट डिटेल बताया हुआ है और ये इसका पार्ट 6 है. ठीक है, तो प्लीज़ बी श्योर कि आप पहले पूरे पार्ट्स देख लो तभी इस पार्ट पे स्विच करना. ठीक है, और आपको लिंक जो है प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. ठीक है, सो ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो भी स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं CSI नेट गेट ICMR DBT JRF के लिए, साथ ही साथ MSc एंड BSc स्टूडेंट्स के लिए भी टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेगा. ठीक है, सो लेट्स प्रोसीड. तो आज के टॉपिक की तरफ हम मूव करते हैं. तो गाइस, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? अभी तक हम लोगों ने एनाटॉमी ऑफ हार्ट पढ़ लिया है. ठीक है, जहाँ पर आपको पता है कि सबसे पहले तो हार्ट का स्ट्रक्चर जानना बहुत ज़रूरी है, तो वो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ. फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा है? सर्कुलेशन पढ़ा है, कैसे हार्ट में सर्कुलेशन होता है. ऐसे नोट्स पढ़े हैं, AV नोट्स पढ़े हैं. ठीक है, ये सब हम पढ़ चुके हैं. साथ ही साथ हम लोगों ने क्या भी पढ़ लिया है, और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भी हम लोगों ने लास्ट क्लास तक डिस्कस कर लिया है. ठीक है, तो आज हम लोग कार्डियक साइकिल को पढ़ेंगे. ठीक है, कैसे हमारी कार्डियक साइकिल चलती है, क्या ये कार्डियक साइकिल एक्चुअल में होती है. ठीक है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. इसके बाद, इस टॉपिक के बाद हम लोग इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करेंगे. ठीक है गाइस, चलो. सो कार्डियक साइकिल अब होती क्या है गाइस? द कार्डियक साइकिल इवेंट्स दैट अकर फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ वन हार्ट बीट टू द बिगनिंग ऑफ नेक्स्ट इज कॉल्ड कार्डियक साइकिल. ठीक है, यानी एक हार्ट बीट, जो एक हार्ट बीट है, एक हार्ट बीट का ड्यूरेशन है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? कार्डियक साइकिल. यानी स्टार्ट, कोई हार्ट बीट स्टार्ट हो रही है और दूसरी हार्ट बीट के स्टार्ट होने से पहले जो हार्ट बीट खत्म हो रही है, उस बीच के ड्यूरेशन को हम क्या बोलते हैं? कार्डियक साइकिल बोलते हैं. ठीक है, each cardiac cycle is initiated by the spontaneous generation of an action potential in the sinus node. ठीक है, ये हम लोग अच्छे से जानते हैं कि कार्डियक साइकिल जो है वो कैसे इनिशिएट होती है. हम लोगों ने पढ़ा था जो ऐसे नोड है. ठीक है, ऐसे नोड क्या करते हैं? एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करते हैं. पेस मेकर बोलते हैं हम उसे हार्ट का, वही जो है एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, जिससे कि सबसे पहले हमारी आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और उसके बाद हमारे वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं. ठीक है, तो ये सब किसकी वजह से होता है? ऐसे नोड की वजह से होता है. The orderly process of depolarization trigger in a recurring of a cardiac cycle of atrial and ventricular contraction and relaxation. पूरा का पूरा जो कार्डियक साइकिल है, इसमें हमारा क्या होता है? एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन. जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करती है, फिर रिलैक्स करती है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, उस पूरे ड्यूरेशन को हम, एक ड्यूरेशन को क्या बोल देते हैं? कार्डियक साइकिल बोल देते हैं. नेक्स्ट है, द साइकिल इज डिवाइडेड इनटू 2 मेजर फेजेस, बोथ नेम्ड इवेंट इन द वेंट्रिकल्स. ठीक है, मेजरली जो हम कार्डियक, जो साइकिल है हमारी कार्डियक साइकिल, इसको हम 2 मेजर फेज इवेंट्स में पढ़ते हैं, जिसमें कि हम दोनों फेज इवेंट को हम वेंट्रिकल को कंसिडर करते हैं, नॉट एट्रियम. एट्रियम को हम जनरली कंसिडर नहीं करते हैं, बट क्वेश्चन आपको एट्रियम से भी आएगा और वेंट्रिकल से भी आएगा. कैसे आएगा ये भी मैं आपको बताऊंगी, सारी ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगी कैसे आपको सॉल्व करना है, लेकिन पहले आपको अच्छे से चीज़ें समझ लेनी है. सो जब जो पीरियड होता है जहाँ पे कि वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करती है और ब्लड का इजैकुलेशन करती है, हम जब मैं वेंट्रिकल्स की बात कर रही हूँ तो आपको दोनों कंसीडर करनी है, लेफ्ट वेंट्रिकल एज वेल एज राइट वेंट्रिकल. ठीक है, राइट वेंट्रिकल से हमारा ब्लड कहाँ जाएगा? जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ब्लड इजैकुलेट करेगी, तो राइट वेंट्रिकल से हमारा पल्मोनरी वेन में जाएगा, जिससे कि वो ब्लड जो है हमारे लंग्स की तरफ जाएगा. जबकि हमारा जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड कहाँ जाएगा? हमारे एरोटा में जाएगा, जिससे कि पूरे बॉडी पार्ट्स में हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा. ठीक है, तो ये तो सबको क्लियर होगा, ये हम ऑलरेडी पहले क्लियर कर चुके हैं, है ना. तो जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और ब्लड इजैकुलेट करती है, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? सिस्टोल बोलते हैं. उसका नाम क्या बोलते हैं? सिस्टोल. एंड द अल्टरनेटिव पीरियड, और इसी के बाद का, अल्टरनेटिव मतलब जस्ट इसी के बाद का पीरियड जो होता है, जहाँ पे कि वेंट्रिकल रिलैक्सेशन करती है और साथ ही साथ उसमें ब्लड फिलिंग होती है. ब्लड फिलिंग कहाँ से होगी? ऑब्वियसली बात है, एट्रियम से ब्लड आएगा. ठीक है, तो उस फेज को हम क्या बोलते हैं? डायस्टोल बोलते हैं. ठीक है, ये टर्म्स सबको क्लियर होनी चाहिए, सिस्टोल एज वेल एज डायस्टोल. 1 सिस्टोल प्लस 1 डायस्टोल इक्वल्स टू कार्डियक साइकिल. ठीक है, इसी दोनों को मिला के हमारी क्या होती है? कार्डियक साइकिल होती है. ठीक है, तो सिस्टोल मतलब वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, ब्लड इजैकुलेशन, एंड डायस्टोल का मतलब वेंट्रिकल्स का रिलैक्सेशन एंड ब्लड फिलिंग. ठीक है, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इतनी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होगी. आई होप सभी को समझ में आ गई होगी, बहुत ईजी टर्म्स है. ओके, नेक्स्ट है, फॉर अ टिपिकल हार्ट रेट
बीट दैट इज 72 बीट पर मिनट। जनरली हम बोलते हैं कि ऑन एन एवरेज हमारी जो हार्ट बीट होती है वो 72 बीट्स पर मिनट होती है। ईच कार्डियक साइकिल लास्ट फॉर अप्रॉक्सीमेटली 0.833 सेकेंड विथ 0.3 सेकेंड इन सिस्टोल एंड 0.5 सेकेंड इन डायस्टोल। ठीक है, तो जो कार्डियक साइकिल है, देखो ये हार्ट रेट कैसे निकाला है 72 बीट्स पर मिनट। अगर मैं आपको बताऊं तो जो कार्डियक साइकिल है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, कार्डियक साइकिल 0.8 सेकेंड की होती है। ठीक है, जनरली अप्रॉक्सीमेटली 0.8 सेकेंड की होती है, लेकिन अगर हम कंप्लीट देखें तो 0.833 सेकेंड्स की होती है। ठीक है, और जहाँ पर कि 0.3 सेकेंड का हमारा सिस्टोल होता है, यानी कि वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होता है, और 0.5 सेकेंड के लिए हमारा डायस्टोल होता है, जहाँ पे वेंट्रिकल रिलैक्सेशन करती है। ठीक है, तो अब हार्ट रेट कैसे निकालोगे? हार्ट रेट कैसे निकालोगे? हमें हार्ट रेट कैसे निकालना होता है? पर मिनट, एक मिनट में कितनी बार हमारा दिल धड़कता है। ठीक है, यही तो हार्ट रेट है। तो कितनी बार धड़कता है, तो एक मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं? 60 सेकेंड्स होते हैं। ठीक है, और एक मिनट में, एक बार में एक कार्डियक साइकिल कितना टाइम लेती है? 0.833। ठीक है, इतना टाइम लेती है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, कितने टाइम्स आएगा? 72 बीट्स पर मिनट। ठीक है, तो आप इसे चाहे तो कैलकुलेट कर लेना, कैलकुलेट करके देख लेना कैलकुलेटर से। ठीक है, तो आपका कितना आ जाएगा? 72 बीट्स पर मिनट। ठीक है, इसको भी ध्यान देना है, CSR वाले आजकल डिटेल में क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो 0.833 सेकेंड्स जो है वो एक कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा डिटेल की तरफ चलते हैं, क्योंकि इसी पोर्शन से इसी को इतना घुमा के आपसे क्वेश्चन किया जाता है, तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब देखो टाइमिंग मैंने आप सभी को पहले भी बताई थी, ये डायग्राम मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, जहाँ पर कि हमने देखा जो ये पी हमें दिखाता है, ये हमारा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में जो ये पी हमें शो कर रहा है, ये क्या है? एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। एट्रिया कितने सेकंड के लिए कॉन्ट्रैक्शन करती है? 0.1 सेकंड के लिए। तो इन दोनों के बीच का जो सेकंड होता है वो 0.1 सेकंड। 0.1 सेकंड के लिए हमारा एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है। उसके बाद QRS हमें क्या दिखाता है? वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन। वेंट्रिकल्स हमारे कितने सेकंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट करते हैं? 0.3 सेकंड के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद टी वेव क्या दिखाता है? टी वेव जो है हमारा वेंट्रिकल का रिलैक्सेशन दिखाता है। ठीक है, तो जिस टाइम पे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करती है उस टाइम पे ही हमारी एट्रियम रिलैक्सेशन करती है, इसलिए एट्रियम का रिलैक्सेशन आपको ECG में नहीं देखने को मिलता है। इतना तो सभी को पता है। चलो मैं फिर भी लिख कर बता देती हूँ आपको, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो जो टोटल ड्यूरेशन है, टोटल ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल, आपको स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है, PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से PDF डाउनलोड कर लेना। टोटल ड्यूरेशन जो होती है कार्डियक साइकिल की वो कितनी होती है? 0.833 सेकेंड के लिए एक कार्डियक साइकिल चलती है, यानी एक सिस्टोल एक डायस्टोल होता है। ठीक है, अच्छे से समझते हैं। जो हमारा एट्रियम है, एट्रियम, हम यहाँ पे एट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन को भी समझेंगे एंड वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन को भी समझेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आपको कैसे भी पूछा जाता है। ठीक है, तो एट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन को हम और क्या बोल सकते हैं गाइस? अगर एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन को हम क्या बोल सकते हैं? एट्रियम क्या बोल सकते हैं? सिस्टोल बोल सकते हैं। दूसरा नाम बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते? अभी हमने पढ़ा ना, सिस्टोल हम किसे बोलते हैं? जब कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो एट्रियम का कॉन्सेप्ट कॉन्ट्रैक्शन होगा तो एट्रियम सिस्टोल हो रहा है। एट्रियम सिस्टोल कितने टाइम के लिए होता है? 0.1 सेकेंड के लिए होता है। राइट, नेक्स्ट है एट्रियम रिलैक्सेशन। एट्रियम रिलैक्सेशन, अब टोटल साइकिल तो 0.833 की है, जिसमें से कि कॉन्ट्रैक्शन सिर्फ 0.1 सेकेंड के लिए होता है। तो बाकी का जो सेकेंड्स बचा उसमें क्या करेगा? एट्रियम रिलैक्सेशन करेगा। ठीक है, तो इसी को हम एट्रियम डायस्टोल भी बोलेंगे, डायस्टोल भी बोलेंगे। ठीक है, एट्रियम डायस्टोल भी बोलेंगे। और एट्रियम डायस्टोल क्या हो जाएगा? 0.7 सेकेंड के लिए हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी एक कार्डियक साइकिल हो गई अगर हम एट्रियम को कंसिडर करें तो। ठीक है, ये क्या हो गई? हमारी एक कार्डियक साइकिल हो गई। एट्रियम का सिस्टोल प्लस एट्रियम डायस्टोल। एट्रियम सिस्टोल और एट्रियम डायस्टोल मिला के कितने सेकंड हुए हैं? 0.833 सेकंड। ठीक है, जनरली हम 33 लिख रही हूँ ताकि आप लोगों को पता रहे। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं वेंट्रिकल्स की बात करूँ तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन को हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल सिस्टोल बोलते हैं। ठीक है, ये भी हम समझ गए हैं। वेंट्रिकल सिस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल कितने सेकंड्स के लिए होता है? 0.3 सेकंड्स के लिए होता है। ठीक है, 0.3 सेकंड के लिए।
और वेंट्रिकल रिलैक्सेशन फिर कितने का होगा, 0.8 में से 0.3 माइनस कर लेंगे, ठीक है। वेंट्रिकल रिलैक्सेशन क्या होगा, यानी वेंट्रिकल का डायस्टोल। डायस्टोल कितने टाइम के लिए होगा, डायस्टोल होगा हमारा 0.5 सेक के लिए, 0.5 सेक के लिए हमारा डायस्टोल होगा। ये भी हमारी एक कार्डियक साइकिल है, यानी इसको भी हम कार्डियक साइकिल में कंसिडर कर देते हैं। यानी वेंट्रिकल का सिस्टोल प्लस वेंट्रिकल का डायस्टोल इक्वल्स टू टोटल कितना सेक हो गया, 0.833 सेक, ठीक है। तो दोनों का टाइमिंग मिला के क्या हो रहा है, 833 सेक हो रहा है, ठीक है। तो यानी कि जिस टाइम पे हमारा कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होगा एट्रियम में, उस टाइम पे वेंट्रिकल क्या हो रही होंगी, रिलैक्स हो रही होंगी, ठीक है। अब ये टाइम मैच कैसे करेगा, इस टाइम को मैच, मतलब आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि मैम कार्डियक साइकिल तो 0.8 सेकंड की हो रही है, लेकिन ये दोनों एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन भी 0.8 सेकंड का है और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन भी 0.8 सेकंड का है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है, तो ऐसा इसलिए पॉसिबल है क्योंकि ये किसी टाइम पे जॉइंट डायस्टोल करते हैं, ठीक है, यानी साथ में रिलैक्सेशन करती है एट्रियम और वेंट्रिकल्स। कैसे, जरा समझते हैं फिगर के थ्रू, ठीक है। फिगर के थ्रू आपको समझाती हूँ कैसे, ठीक है। तो ये फिगर है, यहाँ पर आप ये कंसिडर कर लिए, जो ये ऑरेंज कलर का आपको मिड में दिख रहा है ये एट्रियम है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये एट्रियम का सिस्टोल है, यहाँ पे एट्रियम सिस्टोल है, ठीक है। ये एट्रियम है पूरा, ये पूरा आपका एट्रियम है, ठीक है। ये पूरा एट्रियम है और बाहर जो है आपका ये वेंट्रिकल्स हैं, ठीक है। हर एक आर्क जो है वो आपका 0.1 सेकंड का है। ये 0.1 है, 0.2 है, 0.3 है, 0.4 है, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, ठीक है। क्योंकि 0.8 सेकंड की हमारी कार्डियक साइकिल होती है, तो 0.8 तक हमने ये ड्रॉ कर लिया, यानी एक के बीच में कितना गैप है, 0.1 सेकंड का है, ठीक है, टाइमिंग। अब हमें पता है एट्रियम का सिस्टोल, एट्रियम कितने सेकंड के लिए कॉन्ट्रैक्शन करती है, ओनली 0.1 सेकंड के लिए। तो यहाँ पर एट्रियम का सिस्टोल हो जाएगा। जब एट्रियम सिस्टोल कर रही होगी यानी कॉन्ट्रैक्शन कर रही होगी, उस टाइम पे ऑब्वियस सी बात है वेंट्रिकल क्या कर रहे होंगे, रिलैक्सेशन कर रहे होंगे, ठीक है। तो वेंट्रिकल का क्या होगा, यहाँ पे डायस्टोल होगा, ठीक है। उसके बाद देखो बाकी के टाइम में 0.1 सेकंड में तो एट्रियम ने कॉन्ट्रैक्शन किया, उसके बाद में क्या करेगी, डायस्टोल करेगी। पूरे टाइम में पूरे 0.7 सेकंड के लिए क्या करेगी, डायस्टोल यानी रिलैक्सेशन करेगी एट्रियम, ठीक है। ये सबको क्लियर हो गया होगा, सारी एट्रियम क्या करेगी, रिलैक्सेशन करेगी। नेक्स्ट, जैसे ही एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन खत्म होता है यानी सिस्टोल खत्म होता है, उसी टाइम पे कौन सिस्टोल कर लेता है, वेंट्रिकल्स कर लेती हैं, ठीक है। साथ में नहीं करती हैं, 0.1 सेकंड का डिले होता है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। किसकी मदद से होता है, एवी नोड्स की मदद से होता है, ठीक है। ये भी हम पढ़ चुके हैं जब मैं ऐसे नोड आपको पढ़ा रही थी। तो अब वेंट्रिकल, उसी के बाद वेंट्रिकल क्या करने लग जाती है, सिस्टोल करने लग जाती है, यानी वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन करने लग जाती है। अब मैंने आपको क्या बताया कि वेंट्रिकल कितने सेक के लिए कॉन्ट्रैक्शन करती है, 0.3 सेक के लिए। तो यानी ये तो 0.1 हो गया, इतना पोर्शन क्या हो गया, 0.2, यहाँ पर भी वेंट्रिकल सिस्टोल करेगी, और ये कितना हो गया 0.3, तो यहाँ पर भी क्या होगी, वेंट्रिकल सिस्टोल करेगी। तो पूरे 0.3 सेक के लिए वेंट्रिकल सिस्टोल कर रही है। जब वेंट्रिकल सिस्टोल कर रही है उस टाइम पे हमारा एट्रियम क्या है, रिलैक्सेशन में है, ठीक है, यानी वेंट्रिकल्स क्या कर रही है, डायस्टोल कर रही है। उसके बाद 0.3 सेक का वेंट्रिकल का सिस्टोल हो गया। अब ऑल द टाइम उसके बाद क्या करेगी वेंट्रिकल, ऑब्वियस सी बात है डायस्टोल करेगी यानी रिलैक्सेशन करेगी, तो ये सारा वेंट्रिकल का क्या हो जाएगा, डायस्टोल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से टाइमिंग मैच होती है। अब जो एट्रियम यहाँ पर डायस्टोल हो रहा है, यहाँ पे वेंट्रिकल भी डायस्टोल हो रहा है। ये जहाँ पर हो रहा है ये कितने इस पोर्शन को हम बोलते हैं जॉइंट डायस्टोल, यानी दोनों का डायस्टोल हो रहा है। एट्रियम भी रिलैक्स कर रही है, वेंट्रिकल भी रिलैक्स कर रही है। तो देखो वेंट्रिकल डायस्टोल, एट्रियम डायस्टोल, वेंट्रिकल डायस्टोल, एट्रियम डायस्टोल, यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर भी वही है। तो इन जॉइंट डायस्टोल हमारे कितने सेक के लिए होता है, जॉइंट डायस्टोल, कभी क्वेश्चन आया तो ये भी पता होना चाहिए। जॉइंट डायस्टोल जबकि दोनों रिलैक्स कर रही हैं, वो कितने सेक के लिए होता है, 0.4 सेक के लिए होता है, ठीक है। जहाँ पे कि एट्रियम एज वेल एज वेंट्रिकल साथ में डायस्टोल कर रही है, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं जॉइंट डायस्टोल। ये भी आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है। तो आई बात समझ में, ऐसे करके आप लोग अच्छे से इमेजिन कर पा रहे होंगे कि कैसे वेंट्रिकल और एट्रियम जो है रिलैक्स कर रही हैं। अब क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, जैसे क्वेश्चन आता है कि
कभी आता है, अभी आया हुआ है CSR में काफ़ी बार, कि जो वेंट्रिकल का सिस्टोल है प्लस वेंट्रिकल का डायस्टोल है वो किसके इक्वल होता है, ठीक है। तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये किसके इक्वल होगा, एट्रियम के सिस्टोल प्लस एट्रियम के डायस्टोल। जो टाइमिंग है इन दोनों की सेम होती है, ठीक है। अगर हम वेंट्रिकल का सिस्टोल प्लस वेंट्रिकल का डायस्टोल ऐड करें तो कितना होता है, 0.8 सेक, ठीक है। और एट्रियम का भी सिस्टोल प्लस डायस्टोल ऐड करेंगे तो कितना होगा, 0.8 सेक, ठीक है। तो ये बात याद रखना कि दोनों का जो कंबाइन प्लस होता है वो इक्वल होता है। लेकिन हाँ, अगर ऐसे पूछें कि वेंट्रिकल सिस्टोल इक्वल्स टू एट्रियम सिस्टोल तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि वेंट्रिकल सिस्टोल कितने के लिए होता है, 0.3 सेक के लिए होता है, जबकि एट्रियम का सिस्टोल हमारा 0.1 सेकंड के लिए होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है, इस तरीके से आपको समझना है। आई होप मैंने आप लोगों को अच्छे से समझाया होगा, आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। अब CSR कैसे भी क्वेश्चन पूछे, आपसे जॉइंट डायस्टोल पूछे या वेंट्रिकल सिस्टोल पूछे, एट्रियम सिस्टोल पूछे, ठीक है, कुछ भी पूछे तो आप लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो इस फिगर से आपको आई होप कि मैंने अच्छे से समझा दिया हो। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाएगा तो पूछ लेना, मैं नेक्स्ट वीडियो में आके आपको वापस से रिपीट करवा दूँगी, ठीक है। सो गाइस नेक्स्ट चलते हैं। ओके, नेक्स्ट है जो दोनों सिस्टोल और डायस्टोल हम पढ़ रहे थे अभी, ये इनको हम 2 डिस्क्रीट पीरियड्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये भी हमें समझना ज़रूरी है क्योंकि हम डिटेल में पढ़ रहे हैं तो हमें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले हम सिस्टोल की कहानी सुनते हैं कि सिस्टोल में 2 कौन से फेज़ आते हैं। सिस्टोल में 2 पीरियड आते हैं। एक तो होता है आइसोवॉल्यूमेट्रिक वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन, नेक्स्ट आता है वेंट्रिकुलर इजैकुलेशन, ठीक है, इजेक्शन जिसे हम बोलते हैं। तो सिस्टोल यानी वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन, ये आपको समझ में आ गया है सिस्टोल। सिस्टोल में मैंने जैसे बताया 2 फेज होंगे। फर्स्ट है आइसोवॉल्यूमेट्रिक वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड वेंट्रिकुलर इजेक्शन, 2 फेज होंगे। आइसोवॉल्यूमेट्रिक वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, ड्यूरिंग द फर्स्ट पार्ट ऑफ सिस्टोल, यानी ये पहला पार्ट बता रहा है सिस्टोल का, जिस टाइम पे कि वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्टिंग बट ऑल वाल्व्स ऑफ द हार्ट आर क्लोज्ड सो नो ब्लड इज इजेक्टेड। यहाँ पर क्या होती है, वेंट्रिकल तो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं लेकिन जो वॉल्व है हार्ट की, कौन कौन सी, AV वॉल्व हो गया, एट्रियल वेंट्रिकुलर वॉल्व हो गई, और कौन सी हो गई, एरोटा वाली वॉल्व हो गई, ठीक है, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व्स हो गई, ठीक है। ये सारी वॉल्व्स जो है वो क्लोज रहती हैं, ठीक है। दिस पीरियड इज टर्म्ड एज आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन बिकॉज वेंट्रिकुलर वॉल्यूम इज कॉन्स्टेंट, आइसो मीन्स इक्वल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अनचेंजिंग, ठीक है। तो इसको हमने आइसोवॉल्यूमेट्रिक क्यों बोला है, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो सेम रहता है, यानी कांस्टेंट रहता है। वेंट्रिकल बेचारी कॉन्ट्रैक्ट तो करती हैं लेकिन क्योंकि सारी वॉल्व क्लोज हैं तो कोई भी ब्लड बाहर नहीं जा पाता है। ब्लड बाहर नहीं जाता है तो ब्लड का वॉल्यूम जो वेंट्रिकल में है वो क्या रहता है, सेम ही रहता है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे देख रहे हो आप सिस्टोल में ये है आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन वाला फेस, जहाँ पे कि वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट तो किया लेकिन क्योंकि AV वॉल्स भी क्लोज थी और एरोटिक एंड पल्मोनरी वॉल्स भी क्लोज थी तो यहाँ पर कुछ भी वॉल्यूम में चेंज नहीं आया, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड फेज आता है सिस्टोल का वो होता है वेंट्रिकुलर इजैकुलेशन। यहाँ पर क्या होती है, AV वॉल्स तो क्लोज रहती हैं, ऑब्वियस सी बात है रहेंगी, एंड जो हमारा एरोटिक वॉल्व है या पल्मोनरी वॉल्व है वो दोनों के दोनों ओपन हो जाते हैं, ठीक है। तो वेंट्रिकुलर इजैकुलेशन का भी पढ़ लेते हैं। वेंट्रिकुलर इजेक्शन में हम वंस द इंक्रीजिंग इन प्रेशर इन द वेंट्रिकुलर एक्सीड इन द एरोटा एंड पल्मोनरी ट्रंक, द एरोटिक एंड पल्मोनरी वॉल्व्स एंड ओपन एंड वेंट्रिकुलर इजेक्शन पीरियड of systole is occur. The blood is forced into the aorta and pulmonary trunk in the contracting ventricular muscles is shortened. The volume of blood ejected from each ventricle during systole is known as stroke volume. ठीक है, तो स्ट्रोक वॉल्यूम हम किसे बोलते हैं, जहाँ पे कि जो ब्लड, अब देखो जैसे ही हमारी वेंट्रिकल्स ने पहले कॉन्ट्रैक्ट किया, अब क्या हुआ, उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन के बाद क्या हुआ, प्रेशर बढ़ा, प्रेशर इतना बढ़ गया कि अब एरोटिक वॉल्व और पल्मोनरी वॉल्व खुल गई, ठीक है। तो राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, पल्मोनरी वॉल्व को खोल के हमारे लंग्स में ब्लड जाएगा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और जबकि लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारे क्या जाएगा, अरोटा में ब्लड जाएगा जहाँ से कि हमारी पूरी बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप किया जाएगा, ठीक है। अब जो वॉल्यूम इजैकुलेटेड हुआ है, जो वॉल्यूम यानी बाहर निकला हुआ है वेंट्रिकल से, जितना ब्लड वेंट्रिकल ने पंप किया है उसे ही हम बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम, यानी जितना ब्लड जो है हमारा वेंट्रिकल से पल्मोनरी वेन में गया है या जितना ब्लड हमारा वेंट्रिकल से कहाँ गया है, एरोटा में गया है, ठीक है। उस ब्लड को हम क्या बोल देंगे, उसे स्ट्रोक वॉल्यूम बोल देंगे, ठीक है। अभी और अच्छे से समझते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। तो ये आपका पूरा फेज हो गया, ये डायग्रामेटिक व्यू हो गया। आप देख सकते हो कि एरोटिक वॉल्स कहाँ जो है क्लोज है और कहाँ जो है वो ओपन है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
तो जब आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होता है, यानी आइसो जब सामने आएगा तो वॉल्व जनरली जो है वो क्लोज ही देखने को मिलती है। तो यहाँ पर दोनों टाइप की वॉल्व जो है हमारी क्या है, क्लोज है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अब हम किसकी बात कर लेते हैं, डायस्टोल की बात कर लेते हैं। ठीक है, डायस्टोल में देखो सबसे पहला आता है आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। अब यहाँ पे फिर से आइसोवॉल्यूमेट्रिक आ गया, तो यहाँ पर भी क्या होगा, सारी वॉल्स क्लोज होंगी, एबी वॉल्स भी क्लोज है एंड एरोटिक एंड पल्मोनरी वॉल्स भी हमारी क्लोज रहती है। इसमें क्या होता है, इस फेज में भी हम अच्छे से पढ़ लेते हैं। आइसोवॉल्यूमेट्रिक वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन ड्यूरिंग द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डायस्टोल, द वेंट्रिकल्स बिगिंस टू रिलैक्स एंड अरोटा एंड पल्मोनरी वॉल्स आर क्लोज। ठीक है, अब क्या हो गया, बेचारी वेंट्रिकल्स ने कॉन्ट्रैक्शन तो कर दिया, अब कहाँ डायस्टोल में आ रही हैं, तो अब रिलैक्सेशन करेगी, वही आराम करेंगी। ठीक है, जब आराम करेंगी तो इस टाइम पे क्या होता है, सबसे पहले पार्ट में हम देखेंगे जो एवी वॉल्व है वो क्लोज होती है, जो आइसोवॉल्यूमेट्रिक है यानी वॉल्यूम जो है वो चेंज नहीं हुआ है वेंट्रिकल्स का, तो एवी वॉल्व्स क्लोज होंगी। सो देयरफॉर नो ब्लड एंटरिंग एंड लिविंग इन द वेंट्रिकल। तो कोई भी ब्लड, ना तो आर्टरिया से ब्लड आएगा वेंट्रिकल्स में और ना ही वेंट्रिकल से कोई ब्लड बाहर जाएगा। ठीक है, सो वेंट्रिकल वॉल्यूम इज नॉट चेंजिंग, दिस पीरियड इज नोन एज वेंट्रिकल आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। दैट्स वाई हम इसे क्या बोलते हैं, आइसोवॉल्यूमेट्रिक, क्योंकि वॉल्यूम जो है वो उसका सेम है। नोट दैट द ओनली टाइम द कार्डियक साइकिल दैट ऑल वॉल्व्स आर क्लोज आर द पीरियड ऑफ आइसोवॉल्यूमेट्रिक वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि जहाँ पर भी आइसोवॉल्यूमेट्रिक आएगा, यानी चाहे वो कॉन्ट्रैक्शन के केस में आ रहा है चाहे रिलैक्सेशन के केस में आ रहा है, उन दोनों ही केस में हमारी जो वॉल्व्स होंगी सारी की सारी वो क्लोज रहती हैं। ठीक है, नेक्स्ट फेज आता है डायस्टोल का, दैट इज वेंट्रिकुलर फिलिंग। वेंट्रिकुलर फिलिंग कैसे होती है, द एवी वॉल्व आर ओपन एंड वेंट्रिकुलर फिलिंग अकर एज द ब्लड फ्रॉम द आर्टरिया। ठीक है, अब जैसे ही सेकेंड फेज आएगा तो आर्टरिया, जो ये ऊपर आर्टरिया रिलैक्स करी हुई थी, ये जो है वो ब्लड, अभी आर्टरिया भी रिलैक्स कर रही है, वेंट्रिकल भी रिलैक्स कर रही है, तो कौन सा फेज है, जॉइंट डायस्टोल का फेज है। तो जॉइंट डायस्टोल में देखो सारा ब्लड जो है वो एट्रिया से अपने आप गिरता हुआ किस में जा रहा है, वेंट्रिकल्स में जा रहा है। दोनों एट्रियम की बात कर रही हूँ, दोनों वेंट्रिकल्स की बात कर रही हूँ, दोनों में क्या हो रहा है, ब्लड जा रहा है। ठीक है, वेंट्रिकुलर फिलिंग दो टाइप की होती है, एक तो जहाँ पे जॉइंट डायस्टोल यानी जहाँ पे एट्रियम रिलैक्स कर रही है, वेंट्रिकल भी दोनों की दोनों रिलैक्स कर रही हैं। ठीक है, तो गाइस इस फेज में क्या होता है, मैं जरा आपको और डिटेल में बता दूं। जब हमारी जो एट्रियम होती है ना, आपको आप लोगों को पता होना चाहिए, जो एट्रियम होती है, एट्रियम से जनरली जब रिलैक्स करती है एट्रियम, तो उस टाइम पे रिलैक्सिंग पीरियड में 70% जो ब्लड है, ठीक है, 70% ब्लड है वो पैसिवली मूव हो जाता है। ब्लड जो है वो पैसिवली मूव फ्रॉम एट्रियम टू वेंट्रिकल्स, दोनों की बात करी मैं, लेफ्ट एज वेल एज राइट एट्रियम की बात में। ठीक है, ठीक है, तो दोनों 70% ब्लड तो रिलैक्सेशन में ही दोनों का चला जाता है। ठीक है, बट ओनली 30%, जो बचा हुआ 30% है, उसमें क्या करती है, एट्रियम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन। जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन करती है तो बाकी का जो 30% ब्लड है वो कहाँ जाता है, 1 सेकेंड के लिए कॉन्ट्रैक्शन करती है, इसमें जो है वो क्या होता है, 30% ब्लड जो बाकी बचा हुआ था वो कहाँ जाता है, गोज इनटू वेंट्रिकल्स। ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि मोस्ट ऑफ द ब्लड एट्रियम से जो वेंट्रिकल में जाता है वो पैसिवली जाता है, यानी उसके लिए कोई कॉन्ट्रैक्शन फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, लेकिन उसके बाद जो बचा हुआ 30% है वो फिर जब एट्रियम फाइनली कॉन्ट्रैक्ट करती है 0.1 सेकेंड के लिए, तो फिर सारा का सारा 30% ब्लड जो है हमारा कहाँ चले जाता है, वेंट्रिकल्स में चले जाता है। ठीक है, ओके, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो दो टाइप का फेज है यहाँ पे, इसीलिए आपको वेंट्रिकुलर फिलिंग में दो टाइप की देखने को मिलेगी। एक तो जहाँ पे एट्रियम रिलैक्स कर रही है, 70% ब्लड जो है वो वेंट्रिकल में जा रहा है, वेंट्रिकल फिलिंग फेज है। ठीक है, वेंट्रिकल में ब्लड आ रहा है। ठीक है, और नेक्स्ट जहाँ पे एट्रियम जो है वो कॉन्ट्रैक्शन करती है, जब एट्रियम हमारी कॉन्ट्रैक्ट करती है तो बाकी का 30% ब्लड भी कहाँ जाता है, वेंट्रिकल्स में आ जाता है। फिर जब सारा का सारा ब्लड वेंट्रिकल्स में आ जाएगा तो वेंट्रिकल में फिर क्या हो जाएगा, सिस्टोल हो जाएगा। ठीक है, फिर से वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगी और ब्लड को आगे फ्लो करेंगी। ठीक है, तो इसी तरीके से ये साइकिल जो है वो चलती रहती है। ठीक है, तो एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन अकर एट द एंड ऑफ डायस्टोल आफ्टर मोस्ट ऑफ द वेंट्रिकुलर फिलिंग हैज टेक प्लेस, द वेंट्रिकल रिसीव ब्लड थ्रू आउट द मोस्ट डायस्टोल, नॉट जस्ट व्हेन द एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट। Indeed, if a person in a rest, approximately 80% ventricular filling before atrium contraction। जहाँ पे जैसे 80% बोला है, किसी किसी बुक में 70% लिखा होता है, किसी किसी बुक में 80%। तो अगर
रिलैक्सेशन है, यानी दोनों रिलैक्स कर रही है एट्रियम वेंट्रिकल, तो पैसिवली मूव आराम से 80% या 70% तक ब्लड जो है वो वेंट्रिकल में फिल हो जाता है, ठीक है। लेकिन बाकी का जो बचा हुआ ब्लड है उसको फिल करने के लिए एट्रियम को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो ये बातें आपको क्या करनी पड़ेंगी, ध्यान रखनी पड़ेंगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आता है आपका समरी ऑफ इवेंट्स। अभी तक मैंने आपको बताया, इसका पूरा समरी इस डायग्राम में, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, एंड अरोटा ड्यूरिंग द कार्डियक साइकिल, समटाइम कॉल्ड द विगर डायग्राम भी हम इसे बोलते हैं। तो ये पूरा डायग्राम अगर आपको अच्छे से विजिबल नहीं हो रहा है तो मैंने फोटोज़ को कट करके भी लगाया हुआ है जिससे कि आपको अच्छे से विजिबल हो जाए, लेकिन ये पूरा कंप्लीट डायग्राम आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा, ठीक है। इसमें हम सारे स्टेप्स पढ़ेंगे, जैसे जो स्टेप्स मैंने ऑलरेडी रिटन किए हुए हैं, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू बता दूंगी, बाकी अगर आपको डिटेल में पढ़ना हो तो आप खुद से पढ़ लेना, मैंने सारे स्टेप्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे ये देखो, इस तरीके से मैंने आपको डिटेल में डायग्राम को जो है वो क्लियरली दे रखा है। तो स्टार्टिंग से क्या क्या होता है ये सब हम चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर डायस्टोल है, ठीक है, देन सिस्टोल आता है, देन वापस से डायस्टोल आता है, ठीक है। तो डायस्टोल से स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर आता है मिड डायस्टोल टू लेट डायस्टोल, ठीक है। डायस्टोल में क्या होता है, हम जनरली मैंने आपको बताया जब मैं सिस्टोल और डायस्टोल टर्म यूज़ करूँगी या आपको एग्जाम में भी सिस्टोल या डायस्टोल टर्म आएंगे तो आपको किसका सिस्टोल और डायस्टोल समझना है, वेंट्रिकल्स का सिस्टोल एंड डायस्टोल समझना है, ठीक है। जब तक कि आपको ये ना लिखा हो कि एट्रियम डायस्टोल कर रही है या एट्रियम सिस्टोल कर रही है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। सो मिड डायस्टोल टू लेट डायस्टोल में क्या होता है, यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स लिखा हुआ है कि लेफ्ट एट्रियम एंड वेंट्रिकल बोथ रिलैक्स करती हैं, बट एट्रियल प्रेशर इज स्लाइटली हायर देन वेंट्रिकुलर प्रेशर बिकॉज द एट्रियम इज फिलिंग विद ब्लड एंड एंटरिंग इन द वेन्स, ठीक है। द एवी वॉल्व is held up by the pressure difference, the blood entering in the atrium is pulmonary veins and continue into the ventricle। जैसे आपको फर्स्ट स्टेप देखने को मिलेगा, फर्स्ट स्टेप जरा मैं आपको डिटेल वाला डायग्राम दिखाती हूँ। यहाँ पर ये फर्स्ट स्टेप आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपको फिगर कैसे पढ़ना है, ये आपका जो ब्लू कलर का लाइन दिख रहा है ये आपका एट्रियल का प्रेशर है, ठीक है, लेफ्ट एट्रियल का प्रेशर है। और जनरली हम लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल को ही पढ़ते हैं, मेजरली हम उसी पे ध्यान देते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट एट्रियम का ब्लू लाइन से आपको प्रेशर दिखाया है और लेफ्ट वेंट्रिकल का आपको रेड लाइन से प्रेशर दिखा रखा है और एरोटिक प्रेशर आपको यहाँ पर पर्पल लाइन से दिखा रखा है, ठीक है। तो ये तीनों प्रेशर है। स्टार्टिंग में जब डायस्टोल फेज रहता है जहाँ पे एट्रियम के पास काफ़ी सारा ब्लड होता है तो एट्रियम का पास प्रेशर ज़्यादा होता है, क्योंकि ब्लड ज़्यादा है तो प्रेशर ज़्यादा होता है। तो स्टार्टिंग में आपको 1 से 7 स्टेप तक, यहाँ तक इस स्टेप तक आपको क्या दिखेगा, एट्रियल का प्रेशर ज़्यादा दिखेगा एज़ कम्पेयर टू वेंट्रिकल। एक बार एट्रियल में वेंट्रिकल्स में ब्लड जाने लग जाए तो वेंट्रिकल्स में अगर ब्लड चलने लग जाए, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, तो एक पी फेज आता है। पी फेज में क्या होता है, आपका एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करती है, एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करती है तो सारा जो बाकी बचा हुआ ब्लड है वो किसको दे देती है, वेंट्रिकल्स को दे देती है। जैसे ही वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन खत्म होता है, सारा का सारा ब्लड वेंट्रिकल्स में आ जाता है। अब वेंट्रिकल का प्रेशर बहुत हाई हो जाता है तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा एक लार्ज पीक यहाँ पर देखने को मिलेगी वेंट्रिकल के प्रेशर में, जहाँ पे कि वेंट्रिकल का प्रेशर इंक्रीज हो जाता है और यहीं पर फिर वेंट्रिकल क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, जहाँ पर आपको QRS ECG में जो आपको QRS फेज देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद वापस से रिलैक्स, और इस QRS फेज जब चल रहा होता है उस टाइम पे एट्रिया का प्रेशर बहुत कम हो जाता है क्योंकि एट्रिया वहाँ पे रिलैक्सेशन कर रही होती है, ठीक है। देन उसके बाद टी फेज आता है, टी फेज में वापस से जो है वेंट्रिकल वापस से किस में आ जाती है, रिलैक्स स्टेज में आ जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये वैसे तो काफ़ी सारा जो है पढ़ने के लिए है, बट ठीक है मैं आपको थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू करके बताती रहूँगी, ठीक है। तो ये आप खुद भी पढ़ सकते हो अगर आपको पढ़ना है तो, वैसे एज सच डिटेल में आता नहीं है, लेकिन अपनी नॉलेज रखना चाहते हो तो आप लोग पढ़ लेना, बाकी मैंने आपको ऊपर से तो थोड़ा थोड़ा बता दिया है, ठीक है। ओके, जो ये सारी चीज़ें होती है जो मैंने आपको अभी बताई, इस वेंट्रिकल का डायस्टोल ख़त्म होता है। वेंट्रिकल का डायस्टोल कब ख़त्म होगा, जब एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट करेगी और बाकी जितना बचा हुआ 20 या 30% बचा हुआ ब्लड कॉन्ट्रैक्ट करके वेंट्रिकल्स के पास पहुंचाएगी। उस टाइम पे हमारा जो डायस्टोल होता है वेंट्रिकल का वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद वेंट्रिकल हमारी क्या करने लग जाती है, सिस्टोल करने लग जाती है। सो द अमाउंट ऑफ ब्लड इन द वेंट्रिकल एट दिस टाइम इज कॉल्ड एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। अब जो ब्लड
बच जाता है वेंट्रिकल्स में, ठीक है, इस टाइम पे, जिस टाइम पे डायस्टोल खत्म होने वाला होता है, यानी सारा का सारा ब्लड जो एट्रियल से वेंट्रिकल में आ चुका है, उस ब्लड वॉल्यूम को हम बोलते हैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। इसको ध्यान रखना, हम अभी कैलकुलेशन करेंगे आगे जाके, ठीक है। ऐसी कैलकुलेशन आपको एग्जाम में भी देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो इसे हम एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बोलते हैं। उसके बाद जब डायस्टोल खत्म होता है तो ऑब्वियस सी बात है क्या आएगा गाइस, हमारा सिस्टोल आएगा। एक मिनट, हाँ, ओके। उसके बाद हमारा क्या आएगा, सिस्टोल आएगा। सिस्टोल में क्या होता है, हमारा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है। फ्रॉम एवी नोड द वेव ऑफ डीपोलराइजेशन पासेस एट वेंट्रिकल टिश्यू, इट सिग्निफाई बाय द QRS कॉम्प्लेक्स इन द ECG दैट इज ट्रिगर बाय वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। ये मैंने आपको अच्छे से बताया है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करती है, वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीज होता है एंड इमीडिएटली दिस प्रेशर एक्सीड टू द एट्रियल प्रेशर तक इंक्रीज हो जाता है, जिससे कि एट्रियल से अब आपको प्रेशर जो वेंट्रिकल का दिखेगा वो बहुत ज़्यादा हाई दिखेगा, ठीक है। मैंने आपको दिखाया था ना डायग्राम में आपको दिखाया था, ये देखो, ये वेंट्रिकल का प्रेशर है, ये यहाँ से इंक्रीज हो गया, ये देखने को मिल रहा होगा। रेड लाइन कहाँ चली गई है, ये एट्रियल का ब्लू लाइन रह गया और रेड लाइन कहाँ चली गई है, जैसे ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करी, यानी वेंट्रिकल का सिस्टोल हुआ तो प्रेशर बहुत हाई बढ़ जाता है, ठीक है। चलो, ये चीज़ हो गई, ओके, ठीक है। नेक्स्ट, अब जब हमारा सिस्टोल में भी मैंने आपको दो फेज बताया, एक तो जिस टाइम पे आइसोवैल्यूमेट्रिक होता है, जिस टाइम पे प्रेशर तो बहुत होता है वेंट्रिकल्स में, लेकिन क्योंकि सारी वॉल्स क्लोज होती है तो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करती है बट वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता है। लेकिन जो सेकंड फेज होता है जहाँ पे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करती है और वॉल्स खुल जाती है, इतना प्रेशर बढ़ जाता है जिससे कि एरोटिक वॉल्व और हमारी पल्मोनरी वॉल्व दोनों खुल जाती है। तो जब इतना प्रेशर हो जाता है कि वो दोनों वॉल्व खुल जाए तो उस टाइम पे हमारा वॉल्यूम जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो उस वेंट्रिकल्स देगी जो प्रेशर से बाहर डालेगी, यानी एरोटा में एंड पल्मोनरी वेन में जो ब्लड डालेगी, उस ब्लड को मैंने क्या बोला था, क्या बोलते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं, अभी बताया था मैंने स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है। और जो बच जाएगा ब्लड, जो उस ब्लड के बाद भी वेंट्रिकल्स में ब्लड बच जाता है, उस प्रेशर के बाद भी, जब एरोटा और पल्मोनरी वेन को वो ब्लड दे दिया उसके बाद भी कुछ ब्लड बढ़ जाता है, उस ब्लड को हम क्या बोलते हैं, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक है। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, द अमाउंट ऑफ ब्लड रिमेनिंग इन द वेंट्रिकल आफ्टर इजेक्शन ऑफ इज कॉल्ड एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। सो स्ट्रोक वॉल्यूम निकालने का तरीका होता है कि जो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम है उसमें से अगर हम एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम को माइनस कर लें तो हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम निकल जाता है, ठीक है। यानी एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम क्या था हमारा, ये तो एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम हो गया जो ब्लड हमारा बच गया वेंट्रिकल्स में, और एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कितना था, जो कि हमारे एट्रियल ने वेंट्रिकल्स को दिया है वॉल्यूम, ब्लड का वॉल्यूम, ठीक है, वो हमारा था, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल, तो अब स्ट्रोक वॉल्यूम अगर हमें कैलकुलेशन करना हो तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम पता होना चाहिए एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम पता होना चाहिए। तो इस डायग्राम में ही आपको क्या दे रखा है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। देखो, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकुलर का ब्लड वॉल्यूम यहाँ पर आपको दिया हुआ है। तो मैं आपको जरा डिटेल वाला फिगर दिखा देती हूँ जिससे कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ये देखो, ये लेफ्ट वेंट्रिकुलर वॉल्यूम है, ये मैंने उसी फिगर को कट करके जूम करके दिखाया हुआ है, ठीक है। ये आपका एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम है यहाँ पे, ठीक है, ये एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम है जिसे हम अराउंड कितना मानते हैं, यहाँ पे ये 130 है तो इसको हम 135 मान लेते हैं, ठीक है। 135 ml हमारा एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम होता है, ठीक है। जब डायस्टोल खत्म होता है तो उस टाइम पे जो वॉल्यूम बचता है वेंट्रिकल्स में वो वाला, और हमारा जो एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम है यहाँ पर आपको देखने को, ये आपका एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम है वो कितना है, 65 ml है, ठीक है, 65 ml है। तो जरा कैलकुलेशन करके देखते हैं कि कितना आता है। तो स्ट्रोक वॉल्यूम जिसे हम SV कहते हैं, सो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कितना था, 135 था, ठीक है, माइनस उसमें से हम सिस्टोलिक वॉल्यूम को माइनस कर देंगे तो सिस्टोलिक वॉल्यूम कितना था, 65 था, ठीक है। अभी हमने फिगर से देखा तो हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम कितना आ जाएगा, 135 माइनस 65 कितना आ जाएगा, 70 ml। तो 70 ml हमारा क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम होता है, ठीक है। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है मैंने आपको बताया था, उस ब्लड को हम स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं जितना ब्लड हमारा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करके जो है कहाँ डालता है, एरोटा में डालता है या पल्मोनरी वेन में डालता है, उस ब्लड को हम स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं, और वो कितना होता है, 70 ml होता है, ठीक है। तो ये आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा, ठीक है, ओके। तो ये चीज़ें समझ में आ गई। बाकी अगर आपको डिटेल में पढ़ना हो तो आप पढ़ लेना, बाकी किसी को कोई डाउट होगा कहीं पर तो पूछ लेना, ठीक है, ओके। बाकी ये सारी चीज़ें भी हैं, अपने एंड से पढ़ लेना, ऐसा सच कुछ खास नहीं है, ठीक है।
ठीक है। मैं आपको मेन आपके एग्जाम के लिए जो है वो पढ़ा देती हूँ। नेक्स्ट अर्ली डायस्टोलिक फेज आता है, जिसमें हम टी वेव जो ईसीजी की बोलते हैं, जहाँ पे कि वेंट्रिकल का रिपोलराइजेशन होता है, यानी वेंट्रिकल रिलैक्स करती है, ठीक है। तो अर्ली डायस्टोल में क्या होता है, डायस्टोल फेज बिगिन होता है, वेंट्रिकल मसल्स रिलैक्स करती है और इजेक्शंस जो है वो कम जो है वो आ जाती है। अब देखो गाइस, इसमें एक टर्म आता है दैट इज डाइक्रोटिक नॉच। डाइक्रोटिक नॉच बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो दैट्स वाई मैंने यह चीज़ आपको हाईलाइट करी। सो एज द वेंट्रिकल रिलैक्स द वेंट्रिकल प्रेशर डिक्रीजेस। जब वेंट्रिकल रिलैक्स कर रही होती है तो उसका प्रेशर अब धीरे धीरे कम होने लग जाता है बिलो एरोटिक प्रेशर। एरोटिक प्रेशर से भी एरोटा से के प्रेशर से कम आने लग जाता है, ठीक है। एरोटा का प्रेशर बताया था ना अभी कितना था, पिंक लाइन से जो हमने दिखाया था, पर्पल लाइन से, ये वाला नहीं फिगर, ये वाला है, ठीक है। ये जो पर्पल लाइन वाला है ये एरोटा का प्रेशर है और ये रेड लाइन वाला वेंट्रिकल का प्रेशर है। तो पहले तो जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करी तो ये एरोटा के प्रेशर से भी ऊपर चली गई, ठीक है, एरोटा के प्रेशर से भी ऊपर चली गई। अब जब वेंट्रिकल रिलैक्सेशन होता है, इस एंड से जब वेंट्रिकल रिलैक्स करेगी तो अब इसका एरोटा के प्रेशर से जो है वेंट्रिकल का प्रेशर आपको कम होता हुआ दिखाई देगा, धीरे धीरे डिक्रीज होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो अब क्या होता है गाइस, इस टाइम पे क्या होता है, इस टाइम पे क्या होता है, ड्यू टू द वॉल्यूम दैट जस्ट एंटर्ड इन द, ठीक है। तो जो जब वेंट्रिकल प्रेशर जो है धीरे धीरे एरोटिक जो बिलो एरोटिक प्रेशर है वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है, विच रिमेन सिग्निफिकेंटली इंक्रीज ड्यू टू वॉल्यूम ऑफ दैट जस्ट एंटर्ड द चेंज इन द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स ऑफ द एरोटा वॉल्व टू क्लोज, ठीक है। जिससे कि जब ये प्रेशर चेंज होता है, जैसे ही इसका प्रेशर कम हो जाएगा, जैसे ही वेंट्रिकल का प्रेशर कम हो जाएगा एरोटिक से, तो वैसे ही ये क्या हो जाएगा, प्रेशर चेंज होने की वजह से एरोटा के वॉल्व्स में चेंज आने लग जाता है। जैसे ही वेंट्रिकल का प्रेशर कम होगा, एरोटिक वॉल्व ऑटोमेटिकली आपकी क्लोज हो जाती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर जैसे मैं आपको बताऊं कि जब एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में एवी वॉल्व्स होती हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व्स होती हैं, ठीक है। अब जिस टाइम पे पहले एट्रियम का प्रेशर ज़्यादा था, जब एट्रियम के पास ब्लड था, वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा था, तो उस टाइम पे क्या था, जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा, एट्रियम में प्रेशर ज़्यादा है तो उसकी वॉल्व जो है वो खुल जाती है, जिससे कि सारा ब्लड वेंट्रिकल्स में आ जाता है। लेकिन जब धीरे धीरे वेंट्रिकल का प्रेशर इंक्रीज करने लग जाता है तो एवी वॉल्व अपने आप क्लोज होने लग जाती हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी वही कहानी चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर भी जैसे ही प्रेशर चेंज होगी तो एरोटिक वॉल्व्स जो है आपको क्लोज देखने को मिल जाएगी। द कॉम्बिनेशन ऑफ इलास्टिक रिकॉइलिंग ऑफ एरोटा एंड ब्लड रिबाउंडिंग अगेंस्ट द वॉल्व इज कॉल्ड रिबाउंड ऑफ एरोटिक प्रेशर, जिसे हम डाइक्रोटिक नॉच बोलते हैं। इसको बहुत ही आसान भाषा में मैं समझाती हूँ, ये काफ़ी टफ लैंग्वेज में यहाँ पे लिखा हुआ है। सो द डाइक्रोटिक नॉच इज लाइक अ डिप और अ बम्प इन द पल्स, जो हमारी एक डिप आ जाता है या एक पल्स में हमारी एक बम्प जैसा आता है, यूजुअली राइट आफ्टर द मेन बीट, यानी जब हाईएस्ट पीक पे हमारा वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिस टाइम पे हाईएस्ट पीक पे होता है उस टाइम पे ये नॉच आता है। इट हैपन्स व्हेन वॉल्व ऑफ योर हार्ट क्लोजेज, यानी हमारी एरोटिक वॉल्व जो है जब क्लोज होती हैं उस टाइम पे ये डाइक्रोटिक नॉच हमें देखने को मिलती है। जैसे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी डाइक्रोटिक नॉच, ये रहा, ये आपको छोटा सा नॉच दिख रहा है, ये जो डाइक्रोटिक नॉच है ये इस तरीके से आ रखा है, ये एरोटिक प्रेशर में इस तरीके से देन ऐसा आ रखा है। तो ये जो छोटा सा डिप जो आया है ये किसकी वजह से आया है, एरोटिक वॉल्व के क्लोज होने की वजह से आया है, ठीक है। क्योंकि यहीं पर जो है वेंट्रिकल का प्रेशर जो है वो एरोटिक प्रेशर से थोड़ा डाउन हो जाता है, जिससे कि आपकी जो एरोटिक वॉल्व्स है या एरोटा की वॉल्व्स है वो क्लोज हो जाती हैं, जिसके कारण आपको डाइक्रोटिक नॉच देखने को मिलता है, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है डाइक्रोटिक नॉच, आपको एग्जाम में पूछा जाता है, ऐसे डायग्राम के थ्रू पूछा जाता है, डायग्राम बना के, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है द एवी वॉल्व ऑल्सो रिमेन क्लोज्ड बिकॉज द वेंट्रिकल प्रेशर इज स्टिल हायर देन द एट्रियल प्रेशर। जब तक वेंट्रिकल का प्रेशर हाई होगा एट्रियल प्रेशर से, तो एवी वॉल्व्स भी क्या रहेंगी, क्लोज रहेंगी। फॉर अ ब्रीफ टाइम ऑल वॉल्व्स आर क्लोज अगेन ड्यूरिंग द फेज ऑफ आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन, जो हमने अभी पढ़ा था। दिस फेज इज एंड रेपिडली बाय डिक्रीजिंग द वेंट्रिकुलर डिक्रीज इन द एट्रियल प्रेशर बिलो, ठीक है। और ये फेज फिर एंड हो जाता है, वेंट्रिकल का प्रेशर वापस से एट्रियल के प्रेशर से कम आ जाता है, वापस से डायस्टोल होता है, फिर सिस्टोल होता है, फिर डायस्टोल होता है, और ये साइकिल रिपीट करती रहती है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी अच्छे से, ठीक है। बाकी ये भी आप लोग अपने एंड से पढ़ लेना, ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग स्टोरी की तरह पढ़ लेना, ठीक है। ठीक है, जो मेन पॉइंट थे जो आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थे वो सारे मैंने एक्सप्लेन कर लिए हैं, और इवन दो अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है तो उसका भी मैंने आपको चीज़ें दे दी हैं, ठीक है। चलो गाइस,
अब नेक्स्ट आते हैं हार्ट साउंड के बारे में, इसको भी पढ़ लेते हैं। आज का वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया है बट कोई नहीं, काफ़ी टाइम के बाद भी मैंने बनाया है, टाइम थोड़ा कम मिलता है मुझे, तो उसी ड्यूरेशन में मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आ जाती हूँ, ठीक है। थोड़ा हार्ट साउंड के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, 2 हार्ट साउंड्स रिजल्टिंग फ्रॉम द कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन, 2 हमारी हार्ट साउंड्स आती है कार्डियक के कॉन्ट्रैक्शन से, आर नॉर्मली हर्ड थ्रू द स्टेथोस्कोप प्लेस्ड इन द चेस्ट वॉल। जैसे डॉक्टर अपने स्टेथोस्कोप को अपने कान में लगाते हैं और फिर हमारे चेस्ट पे लगाते हैं, जिससे वो हमारी हार्ट बीट को सुनते हैं। तो पहली साउंड आती है जो कि सॉफ्ट होती है, लो पिच होती है, जिसे हम बोलते हैं लब। लब की साउंड कब आती है? जब हमारी एबी वॉल्व क्लोज होती है, ठीक है। एबी वॉल्व यानी एट्रियल वेंट्रिकुलर वॉल्व्स क्लोज होती है। एट्रियल वेंट्रिकुलर वॉल्व्स कब क्लोज होंगी गाइस? जिस टाइम पे वेंट्रिकल का प्रेशर किससे ज़्यादा हो जाएगा? एट्रियल के प्रेशर से। एट्रियम प्रेशर से जैसे ही वेंट्रिकल का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, अब एबी वॉल्व्स हमारी क्लोज हो जाती हैं। द सेकेंड साउंड अ लाउडर डब, लाउडर होती है जिसे हम डब बोलते हैं, और ये किसके क्लोजर से होती है? पल्मोनरी एंड एरोटिक वॉल्व के क्लोजर से, जो अभी डाइक्रोटिक नोच हमने पढ़ा था, ठीक है। जैसे ही प्रेशर वेंट्रिकल्स का कम हुआ एरोटा के प्रेशर से, तो हमारा जो एरोटिक वॉल्व्स हैं वो क्लोज हो जाती हैं, और उनके क्लोज होने से जो साउंड आती है वो डब की साउंड आती है, ठीक है। ये काफ़ी लाउडर होती है एज कम्पेयर टू लब से, ठीक है। तो 2 टाइप की साउंड होती है, लब एंड डब। लब साउंड आती है जब हमारी एट्रियल वेंट्रिकुलर वॉल्व्स क्लोज होती हैं, जो आर्टरीज और वेंट्रिकल्स के बीच में है, ठीक है। और ये कब होंगी क्लोज? जिस टाइम पे एट्रियल के कंपैरिजन में वेंट्रिकल का प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट आती है डब की साउंड। डब की साउंड काफ़ी लाउडर होती है, और ये पल्मोनरी वॉल्व और एरोटिक वॉल्व के क्लोज होने से आती है, ठीक है। यहाँ पर भी वेंट्रिकल का प्रेशर जैसे ही एरोटिक वॉल्व से कम होता है, जैसे ही कम आता है, ये वॉल्व ऑटोमेटिकली जो है वो क्लोज हो जाती है, ठीक है। द लब मार्क्स द ऑनसेट ऑफ सिस्टोल। लब होती है तो सिस्टोल का ऑनसेट होता है, यानी सिस्टोल स्टार्ट होता है, ठीक है। हमारा मतलब वेंट्रिकल्स क्या करती है? कॉन्ट्रैक्ट करती है। और जो डब आती है वो कब आती है? जब हमारा डायस्टोल स्टार्ट होता है, ठीक है। यानी जैसे ही डाइक्रोटिक नोच आए, उसके बाद क्या आ जाता है? डायस्टोल आ जाता है। और जैसे ही हमारा एट्रियल वेंट्रिकुलर वॉल्व क्लोज होती है, तो हमारा सिस्टोल हो जाता है, ठीक है। वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। These sounds which result from the vibration caused by the closure of valve। ये साउंड आती कैसे है? जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस करती है जब वॉल्व्स क्लोज होती हैं, तो एक वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है, उन्हीं को जो है स्टेथोस्कोप में सुना जाता है, उन्हीं आवाज़ों को, ठीक है, जो कि नॉर्मल है। ये नॉर्मल है सुनना। लेकिन अगर आपको कोई और साउंड भी सुनाई दे रही है, जिसे हम हार्ट मरमर बोलते हैं, मुरमुर करके आवाज़ आती है, ठीक है, ये साइन होता है हार्ट डिजीज़ का, ठीक है। इसे भी आपको ध्यान रखना है। अगर हार्ट में अदर देन लब एंड डब साउंड आ रही है, तो उसे हम किस कैटेगरी में कंसिडर करते हैं? हार्ट डिजीज़ की कैटेगरी में कंसिडर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट भी इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में पूछा जाता है। कार्डियक आउटपुट क्या होता है? द वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन ईच वेंट्रिकुलर पम्प्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। जितना भी वॉल्यूम जो है ब्लड का, जितने भी वेंट्रिकल्स मतलब वेंट्रिकल्स में जो भी पंप होता है, वो टाइम के फंक्शंस में हम देखते हैं उसे, ठीक है। सो यूजुअली एक्सप्रेस्ड लीटर पर मिनट। इसको हम हमेशा किस में एक्सप्रेस करते हैं? लीटर पर मिनट में। इज कॉल्ड कार्डियक आउटपुट, उसी को हम बोलते हैं कार्डियक आउटपुट, ठीक है। सो इन द स्टेडी स्टेट द कार्डियक आउटपुट फ्लोइंग थ्रू द सिस्टमेटिक एंड पल्मोनरी सर्किट इज द सेम, ठीक है। चाहे वो सिस्टमेटिक सिस्टम में हो रहा हो या पल्मोनरी सिस्टम में। सिस्टमेटिक आपको पता है जो हमारी पूरी बॉडी में सिस्टम है, और पल्मोनरी जो हमारे लंग्स के अराउंड जो सिस्टम है, ठीक है। तो जो भी उसमें होता है वो दोनों के दोनों स्टेडी स्टेट में, नहीं उसको हम इक्वली मानते हैं। द कार्डियक आउटपुट कैन बी कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द हार्ट रेट को मल्टीप्लाई करके, एंड द नंबर जो कि क्या है? नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट है हार्ट रेट, ठीक है। एंड द स्टोक वॉल्यूम और जो स्ट्रोक वॉल्यूम है, द ब्लड वॉल्यूम इजेक्टेड व्हेन द वेंट्रिकुलर इज बीट, ठीक है। तो स्ट्रोक वॉल्यूम कैलकुलेट करना मैंने सिखा दिया आपको, हार्ट रेट कैलकुलेट करना मैंने आपको सिखा दिया आज की वीडियो में। अब हम करेंगे क्या? कार्डियक आउटपुट। तो कार्डियक आउटपुट कैसे आएगा? हमारा नॉर्मल हार्ट रेट कितना होता है? 72 बीट्स पर मिनट होता है, ठीक है। और स्ट्रोक वॉल्यूम हमारा कितना होता है? अभी निकाला था 70 ml होता है, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि हमें लीटर पर मिनट में निकालना है, नॉट ml में। तो हम इसे हटाएंगे, और सबसे पहले 72 को किस में 70 ml को किस में कन्वर्ट करेंगे? हम लीटर में, ठीक है। तो 70 ml को कैसे करोगे लीटर में कन्वर्जन आता होगा सभी को। अगर ये 70 ml है तो इसको लीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 1000। एक लीटर में कितनी मिलीलीटर होते हैं? तो 1000 होते हैं। तो 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 0.07 ml,
इतना ही आएगा, आई थिंक सबको पता होगा, ठीक है। इसको डिवाइड कर देंगे तो 0.7 ml आ जाएगा, तो 72 इंटू 0.07 लीटर आ जाएगा, सॉरी ml नहीं लीटर आ जाएगा, ठीक है, लीटर आ जाएगा। तो लीटर पर मिनट में, क्योंकि यहाँ पर आपको यूनिट देखनी है तो हमेशा यूनिट का ध्यान रखना अगर कार्डियक आउटपुट निकालने के लिए आए तो, ठीक है। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो आपका अराउंड जो है वो कितना आ जाएगा, यहाँ मैंने कैलकुलेशन करी होगी, हाँ 5 लीटर पर मिनट जो है आपका आ जाएगा, ठीक है। तो कार्डियक आउटपुट क्या है आपका 5 लीटर पर मिनट, यानी 1 मिनट में कितना जो है कार्डियक आउटपुट हमें मिल रहा है, ठीक है। तो कितना मिल रहा है हमें 5 लीटर पर मिनट। 5 लीटर ब्लड जो है हर मिनट में हमारा हार्ट जो है वो क्या करता है, पंप करता है, ठीक है। 0.8 सेकेंड में कितना करता है 70 ml, 0.8 सेकेंड में कितना करता है, क्योंकि एक कार्डियक साइकिल चलती है उस टाइम पे स्ट्रोक वॉल्यूम होता है 70 ml। तो 0.8 सेकेंड में 70 ml है, तो 1 मिनट में कितना होता है 5 लीटर पर मिनट, क्योंकि एक मिनट में 72 बार हमारा दिल धड़कता है और 0.8 सेकेंड में कितना 70 ml होता है। तो इसको इस तरीके से कैलकुलेट करके कार्डियक आउटपुट हमारा 5 लीटर पर मिनट आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने दिया हुआ भी है कैसे आप कर सकते हो, 72 बीट्स पर मिनट 70 ml ब्लड वॉल्यूम, तो इसको कैलकुलेट करके इस तरीके से आप निकाल सकते हो, ठीक है। सो गाइज ये था आपका हार्ट। तो हार्ट मैंने लगभग सभी कुछ पढ़ा दिया है, ठीक है। अगर कुछ टॉपिक अगर छूट गया होगा तो बता देना, वैसे मैंने अराउंड सब कुछ आपको बता दिया है जितना जितना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। बाकी अगर कुछ छूटेगा तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उसे कर लेंगे, ठीक है। तो अब आपका काम है, क्योंकि ये पार्ट बहुत लेट में आया बाकी पार्ट से, तो आपको पहले सारे पार्ट्स रिवाइज करने हैं 1 to 6 लेकर, अच्छे से पढ़ना है उनको। फिर उसके बाद अब मैं इसके बाद क्या लाऊंगी, इसके PYQs, ठीक है। तो PYQs को खुद से सॉल्व करना है, कितना आप कर पा रहे हो, जितना मैंने नॉलेज आपको दिया है क्या उस नॉलेज के बेस पे आप क्वेश्चंस को लगा पा रहे हो या नहीं, ये आपको चेक करना है, ठीक है। सो गाइस फिर अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, वहाँ पर हम लोग जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।